बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुशामदीद। आज इस वीडियो में क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा की एक्सरसाइज 6.2 हम सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों और व्यूवर से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ साथ बेल के बटन को भी दबा दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें और साथ साथ कमेंट्स भी कर दिया करें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके टाइम स्टैम्प भी मौजूद हैं, तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वेश्चन के सामने टाइम पर क्लिक करके आप वो क्वेश्चन डायरेक्ट सीख सकते हैं। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स का भी लिंक मौजूद है, आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और साथ में पिछली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज गिवन बाय -1 3 7 11 15। व्हाट इज़ अ कॉमन डिफरेंस? तो हम लोगों को कहा गया है कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसने पहले से ही बता दिया कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और क्या हमें दिया गया है -1 3 7 11 15। तो हमें कहा गया है कि इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस भी हमें मालूम है, तो ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है क्योंकि इंक्रीजिंग है, या हम इसमें सब्ट्रैक्ट देखते हैं तो ये इंक्रीजिंग है इसलिए इसमें एडिशन हो रही होगी। तो ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब हमसे मांगा क्या गया है, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, यानी दो टर्म्स आप ले लें उनके बीच का हमें डिफरेंस बता दें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, गिवन हमें क्या है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है -1 3 7 11 और 15 और हमसे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम किस से शो करते हैं, डी से। तो हमसे क्या मांगा गया है, डी। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो टर्म हम ले लेते हैं सीक्वेंस में से, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपस में माइनस कर लेते हैं, जो उनका डिफरेंस होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो -1 है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, 3 जो है सेकंड टर्म है, 7 जो है थर्ड टर्म है, 11 जो है फोर्थ टर्म है, 15 जो है फिफ्थ टर्म है हमारे पास। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग 11 और 15 को आपस में माइनस कर लेंगे, या 7 और 3 को माइनस कर लेंगे, या 3 -1, यानी जो भी दो टर्म आप लेना चाहें। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हेयर A1 जो है हमारे पास क्या है, -1 और A2 जो है हमारे पास 3 है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ले लें, इनको आपस में माइनस कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका डिफरेंस क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ डी को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े टर्म में से हम लोग छोटे टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा टर्म हमारे पास A2 है, माइनस कर लेंगे उसमें से A1 को। तो इनकी जब हम वैल्यू स्पुट करते हैं तो A2 की क्या वैल्यू है, 3, माइनस कर लेंगे A1 हमारे पास क्या है, -1। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे और 1 इसमें हो जाएगा। तो D हमारे पास क्या आ गया, 4। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें मालूम हो गया है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी -3 से यानी -1 से आप 3 तक जाएंगे तो 4 ऐड करना पड़ेगा, 3 से 7 पे जाएंगे तो भी 4 ऐड करना पड़ेगा, 7 से 11 में जाएंगे तो भी 4 ऐड करना पड़ेगा और 11 से 15 में जाएँ तो भी 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। यानी हम लोगों को क्या मालूम कर दो, जनरल टर्म मालूम कर दो, ये जितने भी अरिथमेटिक सीक्वेंस दिए गए हैं, यानी इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब के सब अरिथमेटिक सीक्वेंस पे मुश्तमिल हैं। तो उसमें हम लोग को क्या मालूम करना, जनरल टर्म। जनरल टर्म का फार्मूला आप लोग अभी देख लेंगे जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। आल्सो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, और जो हमें साथ साथ जो हर टर्म के एंड में हमें कुछ ना कुछ टर्म्स दिए गए हैं कि वो स्पेसिफिक टर्म भी हमें मालूम करके बता दो कि जो आप जनरल टर्म मालूम कर रहे हो उससे ये जो हमने अब से टर्म मांगा है आप लोगों से, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारे पास 2 6 10 14
और मांगा क्या गया है A1। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है, इंक्रीजिंग है तो इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है। तो पहले हम वो डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या आएगा, उसके बाद साथ साथ हम लोग ये जनरल टर्म भी मालूम करेंगे और उस पे ये जो हमसे वैल्यू मांगी गई है वो भी हम लोग मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया यहाँ पे 2, 6, 10 और 14 और मांगा क्या गया है A1 मांगा गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, A1 हमारे पास क्या है 2 और A2 हमारे पास क्या है 6, यानी 2, 6, 10, 14 ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म है। तो हम लोगों ने A1 और A2 ले लिया ताकि हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए। जिस तरह के से हम लोगों ने पिछले सवाल में सीखा था कि कॉमन डिफरेंस में हम दो टर्म को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग जनरल टर्म देखते हैं। तो नाउ DM मालूम करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे क्योंकि A2 की जो वैल्यू है बड़ी है, A1 की जो वैल्यू है वो छोटी है, इसलिए हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा हमसे D इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी D हमारे पास क्या आ गया 4। अब इस डिफरेंस के ज़रिए हम लोग अगले टर्म भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो जनरल टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो जनरल टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। यानी ये जो टर्म है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म है, या पिछली वीडियोस में भी जाकर सीख सकते हैं मेरी, तो उसमें आप लोगों को ये डिटेल से समझ आ जाएगी कि हम लोग ये किस तरह जनरल टर्म मालूम करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग पुट करके देख लेते हैं। तो AN हो जाएगा इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है 2 है प्लस N-1 और डिफरेंस हमारे पास क्या मालूम हो गया था 4। तो ये आ जाएगा AN इज इक्वल टू 2 प्लस इस 4 को इस n के साथ मल्टीप्लाई करना, इससे आ जाएगा 4n और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इस 1 को 4 से मालूम माइनस कर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4। अब इस -4 से इस 2 को हम लोग वो माइनस कर ले तो इससे आ जाएगा 4n-2। तो ये हमारे पास जनरल टर्म मालूम हो गया है, यानी इस सीक्वेंस के लिए हम लोग ये रूल है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हमसे क्या मांगा गया था, इंडिकेट टर्म हमसे मांगा गया था। तो इंडिकेटेड टर्म हमारे पास क्या है, इंडिकेट टर्म वो हमसे क्या मांगा गया था A1। तो हम लोग यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे क्योंकि हमसे 1 मांगा गया है। तो A1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2। तो A1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई से 4 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे इससे 2। तो A1 हमारे पास क्या आ गया 2, जो इस क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था। यानी हम यहाँ भी देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। इसके बाद पार्ट बी हम लोग देख लेते हैं। 5, 11, 17, 23, 29 और ये चलता जा रहा है। इसके बाद हमसे क्या क्या मांगे गए हैं, A8 और A10। तो ये हमसे मांगे गए हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें 5, 11, 17, 23 और 29 में जो यहाँ पे हमारे पास है A1 वो क्या है 5 है, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 आ गया और A2 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो पहले हम डिफरेंस मालूम कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो 11 में से 5 माइनस होकर डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जनरल टर्म हमारे पास जो है अब वो क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो जो हमें मालूम है। A1 की मालूम है वो क्या है 5 और डिफरेंस की हमने मालूम कर ली वो क्या थी 6। तो 6 को जब हम n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 6n और 6 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाएगा -6। तो -6 और 5 को आपस में निकाल लें तो उससे आ जाएगा 1 और बड़ी की इसके साथ तो अलामत लग जाएगी, सिंबल लग जाएगा, वो क्या है माइनस। तो हमसे क्या आ जाएगा AN इज इक्वल टू 6n-1। यानी इस टर्म में हमारे पास क्या आ गया है, जो रूल हमें मालूम हुआ है वो क्या है 6n-1। यानी इस रूल के ज़रिए हम लोग
जो इंडिकेटेड टर्म्स दिए गए हैं A8 और A10 को, ये हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इंडिकेटेड टर्म में हमसे पहले क्या मांगा गया है, A8। तो A8 के लिए हम क्या करते हैं, n की जगह पे हम लोग 8 लगा देंगे। तो an था तो A8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6n था तो 6 8 हो जाएगा, -1। तो 6 8 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 48। 48 में से 1 को माइनस करने से आ जाएगा 47। यानी A8 की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 47। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके बाद 6 7 8, 8 पे जब हम पहुंचेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 47। यानी 8 टर्म की 47 वैल्यू आ गई। अब हमसे दूसरा क्या मांगा गया है, A10। तो A10 में हम क्या करते हैं, 16 इंटू 10 कर लेंगे -1। तो 6 इंटू 10 से आ जाएगा 60, -1 कर लेंगे, A10 की वैल्यू हमसे आ जाएगी 59। तो A8 की हमारे पास 47 और A10 की हमारे पास 59 वैल्यू आ गई है। इसके बाद पार्ट सी आता है हमारे पास 18 30 42 54 66 डॉट डॉट डॉट, यानी चलता जा रहा है। इससे हमें क्या मांगा गया है, A11 और A14। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 18 30 42 54 66 में हम लोग के A1 हमारे पास क्या है, 18, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 18, और A2 जो है सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 30। तो इसमें हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग डिफरेंस मालूम कर लेंगे। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं। तो 30 में से 18 को माइनस कर लेंगे, इससे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 12। यानी A2 की वैल्यू 30 है और A1 की वैल्यू 18, तो इनको माइनस करने से डिफरेंस क्या आ गया, 12। यानी इन जितने भी हम लोग ये टर्म्स देख रहे हैं इनमें 12 का गैप है, यानी डिफरेंस है। तो जनरल टर्म हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं अरिथमेटिक के लिए, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इसमें पुट कर लेंगे A1 की वैल्यू 18 और डिफरेंस की वैल्यू 12। तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 12। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 को इधर नहीं है तो ये जाएगा an इज इक्वल टू 18 प्लस 12 इंटू n माइनस 1। तो 12 को n के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 12n, और 12 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा -12। तो -12 और 18 जो है ये कांस्टेंट है, इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे, इससे आ जाएगा हमारे पास +6। तो an का जो हमारे पास जो इस सीक्वेंस के लिए जो हमारे पास जो जर्नल टर्म आया है वो क्या आया है, 12n प्लस 6। यानी इस रूल में हम लोग वैल्यूज पुट करके कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं इस सीक्वेंस में। तो इंडिकेटेड टर्म्स हमसे क्या क्या मांगे गए हैं, A11 और A14। तो A11 हमारे पास है 12 इंटू 11 प्लस 6, यानी A11 है तो n की जगह हम लोग 11 पुट कर देंगे। तो 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 132, और प्लस 6 करने तो इससे आ जाएगा 138। तो ये जो टर्म है ये असल में इसी टर्म से हम लोगों को मिला है। तो हम लोग जो इतने बहुत जमा माइनस ज़रब तकसीम करेंगे उसमें हम सिर्फ n की वैल्यू डाल के जमा कर लेते हैं और मल्टीप्लाई, यानी शॉर्टकट में हम लोग ये कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये टर्म मालूम करते हैं कि हर सीक्वेंस में कौन कौन सा रूल यूज़ होता है, तो हम लोग यहाँ पे मालूम कर सकते हैं इस रूल के ज़रिए। तो A14 हम लोग मालूम करेंगे 12 इंटू 14। तो 12 इंटू 14 प्लस 6 हमसे क्या आ जाएगा, 168 प्लस 6 आ जाएगा। यानी 12 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 168, प्लस 6 कर ले तो हमारे पास A14 क्या आ जाएगा, 174। यानी जो 11 टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 138, और जो 14th जो हमारे पास टर्म आएगा उसकी क्या वैल्यू आएगी, 174। इसके बाद पार्ट डी आता है हमारे पास 11 10.5 10 9.5 9, और इस तरह चलता जाएगा। और साथ में हमें क्या मांगा गया है, A24, यानी 24th पे जो हमारे पास टर्म होगा उसकी क्या वैल्यू होगी वो आप हमें बता दें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कम की तरफ जा रहा है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसमें हम लोग या एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन हम तब करते हैं जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हो, और सब्ट्रैक्शन हम कब करते हैं जब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हमारे पास आया हो। अब यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है ये क्या है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि 11 है फिर 10.5 है यानी कम हो गया, फिर 10 पे हो गया, फिर 9.5, फिर 9, इस तरह ये कम होता जा रहा है। तो हमारे पास A1 हमारे पास क्या है, 11, और A2 हमारे पास क्या है, 10.5। अब यहाँ पे हम क्या करना है,
A2 में से A1 को हम लोग माइनस करना है। तो A2 में से हम लोग A1 को माइनस करेंगे, ये इसमें हम लोग डिफरेंस मालूम करेंगे। अब लोग यहीं पे ये पूछेंगे कि A2 की तो वैल्यू कम है, A1 की ज़्यादा है। तो डिक्रीजिंग में भी हम लोग A2 में से A1 को ही माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस मालूम होता है। अगर A1 में से A2 माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ चला जाएगा। इसलिए हम जो A2 की वैल्यू है इसमें से हम A1 की वैल्यू को फिर भी माइनस करेंगे। इससे हमसे नेगेटिव में आंसर आ जाएगा और नेगेटिव में जो इंटीजर आएगा, डिजिट आएगा, उससे हम लोग डिक्रीजिंग मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे। अब A2 क्या है, यहाँ पे हमारे पास 10.5 और माइनस करने के A1 हमारे पास क्या है 11। तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 में से 10.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आता है, क्योंकि 0.5 का फ़र्क आ रहा है। और यहाँ पे 11 की वैल्यू बढ़ी है तो इसलिए हम लोग इसको माइनस 0.5 यहाँ पे हम लोगों का डिफरेंस आ जाएगा। यानी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीजिंग में डिफरेंस क्या होगा, कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस भी माइनस में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जनरल टर्म हमारे पास है A1 प्लस इन n-1 इंटू डी। तो हम लोग क्या करना है, पुट A1 की क्या वैल्यू है 11 एंड डी हमारे हमने क्या मालूम किया है माइनस 0.5, यानी ये हम लोग डिफरेंस इसमें पुट कर लेंगे। एन हमारे पास क्या आ जाएगा 11 प्लस n-1 और डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 0.5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11 प्लस 0.5 को हम लोग यहाँ पे लिए माइनस 0.5 इंटू n-1। इन दोनों को ज़रब करने से क्या आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस, अब माइनस 0.5 को n के साथ हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा माइनस 0.5 n और माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस 0.5 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करें इससे आ जाएगा 0.5। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 11 माइनस, क्योंकि प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा 0.5 n और ये प्लस को प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे इससे आ जाएगा 0.5। तो इससे an हमारे पास क्या आया है 0.5 और 11 को हम लोग प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, इससे आ जाएगा 11.5 माइनस 0.5 n। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू माइनस 0.5 n प्लस 11.5। तो इस तरीके से भी आप लोग an यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटेड टर्म हमारे पास क्या है A24। तो A24 को हम किस रूल पे मालूम करेंगे, वो हमने ये मालूम कर लिया है an इज इक्वल टू माइनस 0.5 n प्लस 11.5। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम लोगों ने 24 लेनी है तो A24 इज इक्वल टू माइनस 0.45 इंटू 24 प्लस 11.5। तो A24 हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 को 0.5 पे अगर हम डिवाइड करें, इसका ये मतलब है कि 24 मल्टीप्लाई 1/2। 1/2 की क्या वैल्यू है, 1/2 की जो वैल्यू है वो 0.5 आती है। तो हम 0.5 की जगह 1/2 लगा लेते हैं तो ये आ जाएगा 24/2 और इसको काटने से आ जाएगा 12। तो हमारे पास 0.5 को जब हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव 12 यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे, नेगेटिव 12 लिख लेंगे, इससे प्लस 11.5। तो A24 हमारे पास क्या आ रहा है 12 में से 11.5 को माइनस करना है तो इससे आ जाएगा 0.5 और 12 की जो सिंबल है वो बड़े है तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। तो A24 हमसे क्या गया माइनस 0.5। तो ये था हमारे पास पार्ट डी का आंसर।
इसके बाद पार्ट ई आता है हमारे पास 7 -2 -11 -20 -29 डॉट 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 यानी चलता जा रहा है। और साथ में हमसे क्या मांगा गया है 24, यानी A24 की आप लोग वैल्यू मालूम कर दें। यानी 24th पोजीशन पे क्या टर्म आएगा, उसकी क्या वैल्यू आएगी वो आप हमें मालूम कर दें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 -2 -11 -20 -29 यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये डिजिट्स तो बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन ये देखें कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है और नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर लेंगे उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। यानी इसका क्या मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये डिक्रीजिंग है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो पहले हम डिफरेंस मालूम कर लेंगे कि कितना कितना गैप के साथ ये डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं A2 में से A1 हम लोग माइनस करते हैं। अब ये पिछले पार्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम लोग A2 की वैल्यू A1 में से इसलिए माइनस करते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रही है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि कम की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम लोग A1 में से A2 की माइनस कर लें यानी पॉजिटिव में से ये निकाल लें तो हमसे आंसर भी पॉजिटिव में आ जाएगा डिफरेंस, और यहाँ पे हमसे वैल्यू बड़ी आ जाएगी जो कि गलत होगा। इसलिए हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो A2 हमारे पास क्या है -2 माइनस हो जाएगा इसमें से 7 +7। तो यहाँ पे हमसे क्या आ जाएगा -2 -7 और D हमारे पास क्या आ जाएगा -9। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस क्या आया है -9 का। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया और दोनों नेगेटिव प्लस होके ये आपस में -9 हमसे आंसर आ जाएगा डिफरेंस का। यानी 7 से -2 पे हम गए तो हम लोगों ने 9 डिजिट्स का गैप रखा है। डिफरेंस मालूम करने के बाद हम क्या करते हैं जनरल टर्म मालूम करते हैं। तो जनरल टर्म का हमारे पास क्या फॉर्मूला, हम लोग किस रूल के ज़रिए जनरल टर्म मालूम करेंगे। जनरल टर्म मतलब nth टर्म हम मालूम करते हैं। तो nth टर्म के लिए हम लोग ये रूल इस्तेमाल करते हैं an = a1 + n-1d। तो इसमें हम लोग A1 की वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमारे पास है 7, और डिफरेंस हम लोग पुट कर लेंगे, उसमें हमारे पास क्या वैल्यू आई है -9। तो an हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + n-1 इंटू -9, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 + -9 इंटू n-1। तो -9 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 7 प्लस सॉरी, तो ये आ जाएगा -9 को हम लोग n में मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाएगा -9n, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा और 9 1 ज़र 9 हो जाएगा। तो 9 और 7 जो हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस। तो ये हो जाएगा -9n + 16। तो ये हमारे पास एक रूल बन गया है, जनरल रूल हमारे पास बन गया है किसके लिए, कोई भी nth टर्म मालूम करने के लिए। अब वो nth टर्म हमसे क्या मांगा गया है, इंडिकेटेड टर्म हमें क्या दिया गया है A24, यानी A24 आप लोग हमें मालूम कर देंगे। यानी n की जगह आप 24 लगा के हमें ये बता देंगे 24 टर्म की क्या वैल्यू आएगी। तो इसमें हम करते हैं A24 = -9 इंटू 24 + 16। तो A24 से क्या आ जाएगा -216 + 16। तो A24 हमसे क्या आ गया -200, यानी 16 माइनस कर लेंगे 200 16 में से, और -200 की जो सिंबल है वो बड़े है तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो A24 हमसे क्या आ गया -200। इसके बाद पार्ट एफ आता है हमारे पास 1 11 21 31 41 51, और इस तरह डॉट 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 चलता जाएगा हमारे ये सीक्वेंस। अब हमसे क्या क्या मांगा गया है A9 और A17, यानी 9 टर्म हमें मालूम कर दें और 17 टर्म की हम लोगों को वैल्यूज़ मालूम कर दें कि इस सीक्वेंस में क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे, यानी 9वीं पोजीशन पे क्या आएगी और 17 पोजीशन पे क्या क्या आएगी। तो इसमें हम कर लेते हैं 1 11 21 31 41 51। तो इसमें हमारे पास A1 हमारे पास क्या है 1 है, और A2 हमारे पास क्या है 11।
तो डिफरेंस मालूम करने के लिए A2 में से A1 माइनस कर लेंगे। तो A2 है हमारे पास 11 और A1 है 1, तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास डिफरेंस मालूम हो गया 10, यानी 11 में से 1 माइनस करना 10 आ जाएगा। तो इसके बाद जनरल टर्म हम मालूम करते हैं जनरल रूल के ज़रिए। nth रूल हम लोग nth टर्म मालूम करते हैं an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी। डिफरेंस हम लोग क्या लगा लेंगे इसमें 10। तो हमारे पास ये जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10 इंटू एन माइनस 1। तो 10 को n के साथ मल्टीप्लाई करना, इससे आ जाएगा 1 प्लस 10n, और 10 को 1 में मल्टीप्लाई करना तो इससे आ जाएगा माइनस 10। तो इससे माइनस 10 में से हम लोग 1 को माइनस कर लेंगे, इससे आ जाएगा माइनस 9 प्लस 10n, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 10n माइनस 9। तो ये हमारे पास एक रूल आ गया है जिसके ज़रिए हम लोग इसमें से 9th और 17th टर्म्स हम लोग मालूम करेंगे। तो इंडिकेटेड टर्म हमारे पास क्या है A9 है, और दूसरा क्या है A17। तो ये हम लोग मालूम कर लेते हैं। A9 को मालूम करने के लिए यहाँ पे n की जगह हम लोग 9 लिख देंगे, तो 10 इंटू n की जगह हम लोग 9 लिख देंगे माइनस 9। तो यह जगह A9 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 से आ जाएगा 90 माइनस 9, और A9 हमारे पास आ जाएगा 81। तो ये A9 की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ गई 81। इसके बाद हमारे पास A17 है। A17 को हम लोग मालूम करने के लिए क्या करते हैं AN की जगह A17 लिख देंगे, और 10n में हम लोग क्या करेंगे 17 लिख देंगे, माइनस 9 कर लेंगे, इससे आ जाएगा A17 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 17 से क्या आ जाएगा 170, माइनस 9 कर लेंगे तो A17 हमारे पास आ जाएगा 161। तो ये हमारे पास 9 टर्म की वैल्यू क्या आ गई 81, और 17 टर्म की हमारे पास क्या वैल्यू हो गई 161। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी डिटरमाइन कर लो, हमारे लिए ढूंढ दो क्या चीज़ कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस किस चीज़ का एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों ने क्या करना है कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। अब उसमें हमें इसने क्या बताया है हुज फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड 6 टर्म इज़ 20, यानी उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2 है, और 6 टर्म उसका 27 है। यानी इन दो चीज़ों की मदद से आप हमें कॉमन डिफरेंस मालूम करके बता दें। तो इसका हम सलूशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, गिवन हमें क्या दिया गया है A1 दिया गया है वो क्या है 2, और A6 हमें दिया गया है, यानी 6th टर्म हमें दिया गया है वो क्या है 27, और रिक्वायर्ड क्या है इसको हमें हमसे डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस आप हमें बता दें कि क्या आएगा। अब कॉमन डिफरेंस का तो हम लोगों ने फार्मूला देखा है कि वो हम लोग क्या करते हैं A2 में से A1 को हम लोग माइनस कर लेते हैं, या फ़र्ज़ करें A3 में से हम लोग A2 को माइनस कर लें, या A4 में से A3 को माइनस कर लें, यानी दो कंसेक्टिव नंबर को हम लोग ले लें और उसको आपस में, यानी बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को हम लोग माइनस कर लें, यानी आपस के दो। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक तो फर्स्ट है, दूसरा 6 टर्म है, तो 6 टर्म तो कंसेक्टिव नंबर नहीं हो गए, तो हम लोग अभी किस तरीके से ढूंढेंगे कॉमन डिफरेंस। उसका दूसरा तरीका ये है, नाउ हमारे पास एक चीज़ है वो क्या है जनरल टर्म का फॉर्म रूल जो होता है, जनरल टर्म का जो रूल है वो क्या है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ भी हमारे पास डी मौजूद है, यानी अगर इस तरीके से कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा तो हम लोगों के पास यहाँ पे डी मौजूद है, इसमें से इस फार्मूले से हम लोग डी मालूम करेंगे, यानी इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 6 टर्म को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब मज़े की बात यह है, अब आप लोग सोचेंगे कि A1 को हम लोग क्यों नहीं पुट कर रहे। A1 को हम लोग इसलिए नहीं पुट कर रहे कि अगर AN में A1 प्लस n माइनस 1 डी हम करें और इसमें A1 हम लोग डाल दें तो उसकी तो वैल्यू 2 आ जाएगी। A1 हमारे पास क्या है 2 है, और
यहाँ पे हमने 1 लिया तो यहाँ भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू, इसको इसमें ज़रब दे दें तो ये प्लस डी और माइनस डी आपस में ये जमा माइनस कट जाएंगे, तो 0 को अगर डी के साथ ज़रब दें तो 0 आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 प्लस डी माइनस डी, ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएगा, तो इससे सिर्फ 2 आ जाएगा, यानी हमें कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं होगा। तो हम लोग 6 टर्म को पुट करके देख लेते हैं कि डी की क्या वैल्यू आती है। तो A1 हमारे पास क्या है 2, n की जगह पे हम लोगों ने 6 पुट किया है, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, और डी हम लोगों को मालूम नहीं, वो हम लोगों ने मालूम करना है। तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल टू 2, अच्छा यहाँ पे प्लस 6 माइनस 1 से 5 आ जाएगा, 5 को डी के साथ ज़रब कर दें तो इससे आ जाएगा 5D। अब A6 जो है इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, वो क्या है 27, तो 27 इज इक्वल टू 2 प्लस 5D आ जाएगा। 2 को हम दूसरी साइड पे लें तो ये बन जाएगा 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 5D। तो इससे क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5D इज इक्वल टू 27 माइनस 2। तो 5D हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब 25 में हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ D चाहिए, तो 5D बाय 5 इज इक्वल टू 25 बाय 5। तो ये 5 और 5 कटेंगे, यहाँ सिर्फ D रह जाएगा, और 5 1 ज़र, इससे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 1 ज़र 5 और 5 5 ज़र 25। तो D हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या मालूम हो गया 5। अब ये D जो मालूम हो गया, इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि आप लोग यहाँ पे मिसाल 5 को पुट करके देख सकते हैं कि A6 की क्या, 7 की, 2 की, 3 की क्या वैल्यूज़ आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर A2 मालूम करना चाहूँ तो ये टर्म फार्मूला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, और डिफरेंस हमें मालूम हुआ 5 का, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1 से आ जाएगा 1 इंटू 5, A2 आ जाएगा 2 प्लस 5, A2 आ जाएगा हमसे 7, यानी A1 की वैल्यू 2 हो गई, A2 की वैल्यू 7 हो गई। इस तरह 5 5 के हम लोग अगर जाएं तो A6 की वैल्यू 27 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं, फाइंड द 17 टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसका 17 जो हमारे पास जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू आप मालूम करके बता दें। अब हमें क्या क्या दिया गया, विथ फर्स्ट टर्म 2, यानी उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 होगा, एंड कॉमन डिफरेंस 7, और उसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 होगा, यानी 2 के बाद 7 ऐड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा, सॉरी 7 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 7 7 को ऐड करेंगे और 17 टर्म हम लोग ढूंढेंगे। तो इसका हम सलूशन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन हमें क्या क्या है, A1 है वो क्या है 2, और डिफरेंस क्या हमें दिया गया है 7, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं, और रिक्वायर्ड क्या है A17, यानी 17 टर्म हमें ढूंढ के बता दें कि क्या आएगा। अब क्या हम लोग करेंगे कि हमें जनरल टर्म मालूम है, इसमें हम लोग पुट कर लेंगे जनरल टर्म, इसका क्या फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम लोगों को A1 भी मालूम है और D भी मालूम है, और 17 टर्म मालूम है, वो तो बस N की जगह हम 17 डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा A17 इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है 2 प्लस N क्या है 17 हम मांग रहे हैं, तो वो हम लिख देंगे -1, D हमारे पास क्या है 7, तो A17 इज इक्वल टू 2 प्लस, ये क्या हो जाएगा 17 को अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाएगा 119, यानी 7 को हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करना है, और 7 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई, इससे आ जाएगा 119 और इससे आ जाएगा 7, तो इससे आता है 112। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 17 माइनस 1 कर लें, इससे आ जाएगा 16, 16 को आप से मल्टीप्लाई कर लें 7 के साथ, तो इससे आ जाएगा 112। तो आप जिस तरीके से आसान समझें, 17 माइनस 1 से आ जाएगा 16, मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 112, तो A17 हमसे क्या आ गया 114।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। में हमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि मदीहा स्टार्टिंग सैलरी इन 2012 वाज ₹25,000। यानी मदीहा है कोई जॉब कर रही है, उसकी क्या सैलरी थी 2012 में? 25,000 रुपये। द कंपनी रेज द सैलरी ईच ईयर बाई एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹4,000। और जिस कंपनी में वो काम कर रही थी वो क्या कर रही थी कि उसकी सैलरी में हर साल एक इंक्रीमेंट लगाती थी। कितना? 4,000 रुपये का। यानी 4,000 रुपये उसका इंक्रीमेंट लगता था, उसकी सैलरी में इजाफा हो रहा था। फाइंड हर सैलरी इन 11th ईयर ऑफ हर जॉब। उसकी जॉब की जो 11वें साल की सैलरी होगी वो हमें आप लोग बता दें कि वो क्या होगी। यानी पहले साल में कितनी थी? 25,000। दूसरे साल में 4,000 का इजाफा हुआ, तीसरे साल में 4,000 का इजाफा हुआ, चौथे साल में 4,000 का इजाफा हुआ। इस तरह हर साल इजाफा होता जा रहा था। इस तरीके से 11वें साल जो इजाफा हुआ है उसके बाद कितनी सैलरी होगी। अब हम सोल्यूशन देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। गिवन हमें क्या क्या है। पहली चीज़ तो हमें दी गई है स्टार्टिंग सैलरी, यानी जो हमारा फ़र्ज़ करें एक सीक्वेंस बन रहा है सैलरी का हर साल की, तो उसका जो फर्स्ट जो हमारा टर्म आएगा वो क्या होगा? 25,000। अब जो हमारा स्टार्टिंग सैलरी होगी, जैसे हमें यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी दी है, तो स्टार्टिंग सैलरी वो हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये फर्स्ट हमें वो दिया गया है कि ये सीक्वेंस आप बनाएं कि 25,000 तनख्वाह है, फिर 4,000 इजाफा हो जाएगा, फिर सेकंड टर्म आ जाएगा उसमें 4,000 इजाफा, सेकंड थर्ड टर्म। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने इस सीक्वेंस का, इसकी सैलरी की जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं उसका हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, इसलिए इसको हम लोग A1 नाम देंगे। और वो कितना हो जाएगा? 25,000, 25,000। अब इंक्रीमेंट हमें दूसरा क्या दिया गया? इंक्रीमेंट बताई गई है कि हर साल इसको इंक्रीमेंट भी लगेगा। तो इंक्रीमेंट कितना होगा? इंक्रीमेंट हमारा क्या हो जाएगा? वो हर साल 4,000 इजाफा हो रहा है, यानी 25,000 में 4,000 इजाफा 29,000 हो गया, 29,000 में 4,000 इजाफा 33,000 हो गया, फिर उसमें 4,000 इजाफा। यानी अब हम देख रहे हैं कि एक ही फिगर है जो बार बार बढ़ रहा है, यानी 4,000 का। तो जो एक ही फिगर बढ़ रहा हो तो वो हमारा क्या होता है? वो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग डी से ज़ाहिर करते हैं। वो कितना है? 4,000। अब यहाँ पे हमसे क्या मांगा गया है? ये तो हमें गिवन था, रिक्वायर्ड किया इसको हमसे सैलरी ऑफ द 11th ईयर, यानी 11वें साल की। अब हमें सैलरी बताओ कि अगर इस हिसाब से बढ़ती रही 4,000 के हिसाब से, तो 11वें साल में उसकी क्या सैलरी होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A11 हो जाएगा। ये हमसे इसने मांगा हुआ है। तो 11 ईयर की हम लोग, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरह हम लोग 11th ईयर की फिर जब बताएंगे तो वो हमसे इसने मांगी है कि ये आप हमें बता दो कि क्या होगा। अब हम क्या करते हैं? नाउ जनरल टर्म हमें मालूम है कि हम जनरल टर्म कैसे मालूम करते हैं, उसका हमें फार्मूला मालूम है कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। तो ये हमें मालूम है, इसके ज़रिए हम लोग 11th ईयर की हम लोग मालूम कर लेंगे। तो हो जाएगा A11 इज इक्वल टू A1 हमें मालूम है कितना? 25,000 प्लस N हमारे पास 11 हो जाएगा, -1 अपना हमारे पास है, और डी कितना था? 4,000। अब हम यहाँ करते हैं A11 इज इक्वल टू 25,000 प्लस, अब यहाँ पे अगर इस तरह आप लोग करें कि 11 - 1 करके 10 ले आते हैं, 10 को 4,000 में मल्टीप्लाई करना है, या अगर आप इस तरह कर दें 4,000 को 11 में मल्टीप्लाई करना है और 4,000 को 1 में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपस में माइनस करके इसके साथ प्लस कर दें, या आप मिसाल जो तरीका आपको आसान लगे। तो हम यहाँ पे 11 - 1 कर लेंगे, इससे आ जाएगा 10। 10 को हम लोग 4,000 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 4,000 को इसमें मल्टीप्लाई करने, इससे आ जाएगा 40,000। तो A11 हमारी क्या हो जाएगी? सैलरी ऑफ द 11th ईयर क्या हो जाएगी हमारे पास? 65,000। यानी 11 साल बाद उसकी जो सैलरी होगी वो
25,000 से 65,000 पे पहुंच जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमसे असल में मांगा ये था कि सैलरी ऑफ द 11th ईयर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ऑफ द 11th ईयर ₹65,000। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें कहा गया है इन फर्स्ट ईयर ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन, एक कैंपेन बनाई गई जिसमें एक कोई कंपनी है वो प्लांटिंग कर रही है। तो अब ये हम लोगों को कह रहा है कि फर्स्ट ईयर यानी उसके पहले साल में कितने प्लांट्स लगे थे, 6,000 प्लांट्स वर प्लांटेड, यानी पहले साल में 6,000 प्लांट्स जो थे उनको प्लांट किया गया था, यानी उनको बोया गया था, लगाया गया था। एंड ईच ईयर देयर इज इंक्रीज ऑफ 2200 प्लांट्स, यानी हर साल अब उसमें क्या हो रहा है, ईच ईयर यानी हर साल क्या हो रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 2200 प्लांट्स, यानी 2200 प्लांट्स क्या हो रहे हैं हर साल उसमें इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले साल 6,000 लगे, दूसरे साल 8,200, तीसरे साल इस तरह 10,400, और इस तरह हर साल 2,200 प्लांट्स उसमें बढ़ रहे हैं। इफ़ द सीक्वेंस कंटिन्यूस, अगर इसी सीक्वेंस को हम लोग कंटिन्यू रखें, हाउ मैनी प्लांट्स विल बी प्लांटेड इन 7th ईयर, तो 7वें साल पे टोटल कितने प्लांट्स लग चुके होंगे, यानी उनको प्लांट किया जा चुका होगा ऑफ द कैंपेन, इस कैंपेन के। अब ये हम लोगों का पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है, यानी उसमें सैलरी दी गई थी पहले साल की और हर साल 4,000 का इजाफा हो रहा था। इसमें हमें 6,000 प्लांट दिए गए हैं और 2,000 का हर साल इजाफा हो रहा है। इसमें उसमें 11वां साल मांगा था, इसमें 7th ईयर मांगा है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है सेम। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले तो हम ये देखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें इन्होंने क्या क्या चीज़ दी हुई है। फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांटिंग, पहले साल में कितने में प्लांट किए थे, ये हमारा फर्स्ट ईयर है तो पहला टर्म है, इसको हम लोग A1 कहेंगे। 6,000 प्लांट्स, 6,000 प्लांट्स उसने प्लांट किए थे। इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज ऑफ इन ईच ईयर, इंक्रीज कितना हो रहा है हर साल। अब ये एक ही जो उसमें इजाफा हो रहा है वो एक ही नंबर है 2,200, यानी पहले साल भी 2,200, दूसरे साल में 2,200, इस तरह हर साल 2,200, यानी तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, यानी हर साल 2,200 का उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया कितना, 2,200 का। 2,200 प्लांट से आप 2,200 भी लिख सकते हैं। अब यह हमसे क्या मांग रहा है, रिक्वायर्ड इसको क्या है हमसे, प्लांट इन 7th ईयर, यानी 7वें साल में कितने प्लांट लगेंगे वो हमसे इसने मांगा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जनरल टर्म हम लोगों को मालूम है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होता है, वो हमें मालूम है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो A1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे 7th वो मांगा गया है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, A7 इज इक्वल टू A7 मांगा गया है, तो A7 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। A7 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर हमसे कितने प्लांट लगे थे, 6,000 प्लस n कितना है हमारे पास 7 माइनस 1, और d कितना आ जाएगा, ये हमारे पास था 2,200। तो A7 कितना आ जाएगा 6,000 प्लस 7 माइनस 1 से आ जाएगा 6, और ये 2,200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A7 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 2,200 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 13,200। तो A7 अगर हमारे पास आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19,200। तो ये हमारे पास 7वें साल में कितने प्लांट्स आ गए, प्लांट्स इन 7th ईयर कितना आ गया, 19,200।
तो ये हमारा वह आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ईच ईयर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ रीजन इज इंक्रीजिंग बाय 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमारे पास क्या कह रहा है, हर साल एवरेज टेम्परेचर हमारा आ रहा है किस चीज़ का, एक रीजन है किसी रीजन का, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हर साल जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ रहा है, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन 2014 वाज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर एवरेज टेम्परेचर है रिकॉर्ड किया गया है 2014 का 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रीजन का जिसका एवरेज जो बढ़ रहा है 2.5 हर साल बढ़ रहा है, उसका अगर 2014 में 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, व्हाट विल बी द एवरेज टेम्परेचर इन द 10th ईयर, तो 10वें साल उसका क्या एवरेज टेम्परेचर आएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दिया गया है। गिवन एवरेज टेम्परेचर इन 2014, यानी पहला साल इसने हमें दिया 2014 का कि उसमें 27 था, बाकी आप लोग उसमें 2.5 हर साल बढ़ाते जाओ। तो पहला साल जब 2014 है तो ये हमारा क्या होगा, A1 होगा, इसका क्या था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग इन ईच ईयर, हर साल इंक्रीज हो रहा है, यानी 2.5 2.5 2.5 2.5 इस तरह हर साल बढ़ता जा रहा है। तो जब हर साल बढ़ रहा है तो ये हमारा एक ही डिफरेंस उसमें बार बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा कितना, 2.5। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड हमसे क्या है, एवरेज टेम्परेचर इन 10th ईयर, एवरेज टेम्परेचर इन 10th ईयर, 10वें साल कितना होगा वो हमें अब बता दें। तो ये हमारा क्या है, असल में A10 है, यानी 10वें साल हमारा कितना आएगा वो आप हमें एवरेज टेम्परेचर बता दें। तो अब हम लोगों के पास जनरल टर्म है, जनरल टर्म हमारे पास क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। तो हमसे AN जो मांगा गया है वो 10 मांगा गया है, और A1 हमारे पास क्या है 27 प्लस N हम लोगों ने 10 वो किया, 10-1 हो जाएगा, और डिफरेंस क्या है 2.5, तो ये हो जाएगा A10 इज इक्वल टू 27 प्लस 9 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा A10 इज इक्वल टू 27 प्लस, इसको अगर हम लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 9 5 45 होता है, 4 कैरी हो जाएगा, 9 2 18 प्लस 4 22.5, तो A10 हमारे पास कितना आ जाएगा 49.5, यानी A10 हमारे पास 10th टर्म का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना होगा 49.5। तो हम लोग क्या क्या ढूंढ लिए है, एवरेज टेम्परेचर इन 10th ईयर, ये कितना आ गया है 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा था आंसर। एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या कहा गया है, आफ्टर एवरी किलोमीटर, यानी हर किलोमीटर के बाद, देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 15 मीटर इन द विड्थ ऑफ कनाल, यानी एक नहर है उसमें क्या हो रहा है 15 मीटर का हर किलोमीटर के बाद इजाफा हो रहा है, यानी पहले उसकी जो विड्थ होगी उसके बाद तो 1 किलोमीटर के बाद उसमें 15 मीटर का इजाफा हुआ है, दूसरे किलोमीटर के बाद फिर 15 मीटर का इजाफा हुआ, इस तरह
हर किलोमीटर के बाद 15 मीटर का उसमें इजाफा हो रहा है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ कैनाल आफ्टर 7 किलोमीटर्स, यानी 7 किलोमीटर के बाद उसकी टोटल कितनी जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो कितनी बढ़ गई होगी। तो इसका हम सलूशन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ कैनाल। एवरी किलोमीटर वो क्या आ जाएगा हमारे पास, हर किलोमीटर के बाद उसमें इजाफा हो रहा है कितना, 15 मीटर का, यानी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और साथ में हमें क्या दिया गया, और कुछ नहीं दिया गया, और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ कैनाल आफ्टर 7 किलोमीटर। विड्थ ऑफ कैनाल आफ्टर 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर के बाद, यानी 1 किलोमीटर, 2, 3, 4 इस तरह करके 7 किलोमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमें डिफरेंस भी मालूम हो गया है और साथ में हमें ये भी पता चल गया कि हमसे मांगा क्या है। लेकिन जब हम लोग जनरल टर्म की बात करते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू B। अब हमें A1 के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ कि A1 हमारा क्या है, यानी फर्स्ट जो उसकी विड्थ होगी वो हमें नहीं बताएगी कि इस सीक्वेंस का स्टार्ट कहाँ से है। ये अब हमारे पास क्या है, अननोन है A1, ये अननोन है कि ये हमें पता नहीं कि क्या है। फर्स्ट करें अगर इसी टर्म पे अगर हम लोग ये सोल्व करें तो ये आ जाएगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। अब AN हमें नहीं पता कि क्या है, क्योंकि वो जब हम सोल्व करेंगे तो AN की कीमत हमें मालूम होगी, वैल्यू मालूम होगी, यानी 7 की हमें वैल्यू मालूम होगी। हम लोग क्या करते हैं, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 7-1 और डिफरेंस क्या है हमारा 15। इसको अगर हम सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा A7 इज इक्वल टू A1 प्लस, ये 7-1 से आ जाएगा 6, और 6 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा 90। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही सोल्व होता है, क्योंकि इसमें हमें A1 मालूम नहीं कि उसमें हम ऐड करके A7 की वैल्यू मालूम करना है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए किताब की, किताब में जो A7 है उसकी वैल्यू लिखी हुई है 120। फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 90। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। A7 की जगह मैं लिख दूँ 120 इज इक्वल टू A1 प्लस 90। तो हम लोग क्या करते हैं, 90 को इस साइड पे लेंगे तो ये बन जाएगा 120 माइनस 90 इज इक्वल टू A1। तो इससे क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू A1, या A1 इज इक्वल टू 30। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं इस A1 की जगह 30 लिखता हूँ और 90 के साथ प्लस कर दूँ तो A7 की कीमत हमसे आ जाएगी 120। यानी हमारे जो विड्थ ऑफ कैनाल है, विड्थ ऑफ कैनाल आफ्टर 7 किलोमीटर, वो कितनी आ गई है हमसे 120। ये क्या है, मीटर है, तो ये भी आ जाएगा मीटर। तो असल में हम लोगों को यहाँ पे A1 की कीमत मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। लेकिन किताब में A7 की वैल्यू 120 थी, उसको मैंने माइनस कर दिया तो A1 की कीमत मालूम हो गई। तो इससे आप लोग ये अगर सोल्व करना चाहते हैं कर लें, वरना ये सवाल है गलत। जब तक हमें A1 की कीमत मालूम नहीं होगी हमसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 6.2। उम्मीद है आपको आज की मशक की समझ आई होगी, और अगर किसी पॉइंट या क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।